इस कंप्यूटर स्पेशल क्लास में आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में बात करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग क्लास को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट तक अगर आप क्लास अटेंड करते हैं लास्ट तक, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे आप लोगों को? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आप जो है लास्ट तक क्लास अटेंड करेंगे अगर, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले का क्लास मैंने जो भी प्रोवाइड किया है आप उसको जरूर देखिएगा। आप उस क्लास को, है ना, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है कंप्यूटर सब्जेक्ट के पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट में हम लोग बात करते हैं। तो पहले निकल के आता है कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सी प्लस प्लस, से क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहचानिए, अलग अलग लैंग्वेज के नाम दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है बताइए ये किस प्रकार का लैंग्वेज है, या ये क्या है, या इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सी प्लस प्लस, PHP, JSP, पाइथन, है ना, जावा, जावा स्क्रिप्ट को, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो प्रयोग में होते हैं, जिनका यूज होता है। ठीक है, तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आखिर में क्या है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, अगला है डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या है ना। मतलब बहुत सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। खास करके अगर जानकारी की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो इंफॉर्मेशन के लिए भी हमको पता होना चाहिए। आज के टाइम में चूंकि हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन का युग है, इस मोबाइल का टाइम है, तो हमें इनके बारे में अच्छे से अवेयर होना चाहिए। जो भी मैं आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। सारे लैंग्वेज के नाम हैं और अब समझते हैं बेसिक से कि लैंग्वेज आखिर में होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न बनता है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? तो आपके सामने निकल के आता है कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो सेट ऑफ सिंबल्स होता है, रूल्स होता है, जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम का निर्माण करते हैं और उसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एक स्टेटमेंट लिख दूं, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर मैं यहाँ लिख दूं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, है ना। ये मतलब प्रोग्राम का एक बेसिक सी लैंग्वेज, अगर आपने सुना होगा सी लैंग्वेज का नाम। मैं केवल एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ।
अगर सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा आपने, तो सी लैंग्वेज का क्या है, ये एक सिंटैक्स है, ये एक सिंटैक्स है। अगर हम इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। फाइनली हम प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, हैश क्या है, सिंबल है, इंक्लूड कीवर्ड है। यहाँ पे मतलब कहा गया है सिंबल्स को यूज किया जा रहा है, कुछ रूल्स की बात की जा रही है। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जरा एक मिनट रुकिएगा। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, आपको बस ये बताना चाह रहे थे कि जो यहाँ पे सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, हैश इंक्लूड है ना, studio.h, conio.h, वाइडमैन, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ये एक सिंटैक्स है, एक फॉर्मेट है। अगर हम इस फॉर्मेट के तहत नहीं जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो सेट होता है सिंबल्स का एंड रूल्स का, मतलब उसमें नियम। आप ऐसे नहीं कर सकते सर यहाँ पे स्टार लगा दे तो स्टार इंक्लूड कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल नहीं है। रूल यही है कि हैश इंक्लूड यूज करना पड़ेगा, यही रूल है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्वेश्चन बना कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग क्या होता, क्यों होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, यानी बनाने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, है ना, बस इतना बताइएगा कि सॉफ्टवेयर बना किससे होता है, ये सॉफ्टवेयर बना किससे होता है, किससे बना होता है। आपके पास आंसर है क्या, तो आप आंसर देखिए, हाँ सर, जो सॉफ्टवेयर इसका यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके बना, समझिएगा वो ध्यान से। तो यही बता रहा था कि क्या होता है, उन सॉफ्टवेयर का यूज, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है, प्रोग्राम लैंग्वेज होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर बनाने में उसका प्रयोग होता है। मतलब जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके सामने दिख रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो मोबाइल में, है ना, व्हाट्सएप यूज करते हो कि नहीं करते हो, फेसबुक यूज करते हो कि नहीं करते हो, ये सारे प्रोग्राम्स लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे, व्हाट इज एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि एल्गोरिदम क्या होता है, व्हाट इज एल्गो। एल्गो का मतलब होता है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शंस दैट द प्रोग्राम मस्ट अराइव टू द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो स्टेप होता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, एल्गो के नाम से जानते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर 10 + 10 को जोड़िए, तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 1 में लिखेंगे इनपुट, ध्यान देना, इनपुट 10, फिर लिखेंगे स्टेप 2, फिर लिखेंगे इनपुट 10, फिर लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 3, फिर लिखेंगे ऐड 10 + 10, फिर लिखेंगे स्टेप 4, स्टेप 4 में लिखेंगे 20, मतलब आउटपुट 20 आउटपुट। और फिर स्टेप लास्ट कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 5 होगा, जहां पे लिखेंगे एंड, एंड मतलब ये एंड हो जाएगा, स्टेप लास्ट स्टेप एंड होता है, लास्ट स्टेप जो होता है वो एंड का होता है। मतलब कहने का हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसी को हम एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं, इसी को एल्गो का नाम देते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई, मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बताइए दोस्तों, मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जितना मैंने बताया आपको अभी, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए आप लोग। हाँ जी, तो हो गया एल्गोरिदम। अगला आपका है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एल्गोरिथम के बाद क्या आता है, फ्लो चार्ट आता है, फ्लो चार्ट। अब बात निकल के आती है फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट का मतलब, जिसे आपने एल्गोरिथम जो पढ़ा दोस्तों, एल्गोरिथम, उसकी एल्गोरिथम में आपका फ्लो चार्ट आता है। बस अंतर इतना सा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दोस्तों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मेरी बात समझ आपको आ रही है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाइए, लेकिन मेरी बात समझिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाइए, लेकिन आप उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो। ग्राफिकल, ये कहलाता है आपका क्या दोस्तों, ये कहलाता है आपका एल्गोरिथम।
फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल, और डायमंड रिप्रेजेंट करता है डिसीजन मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग को डायमंड रिप्रेजेंट। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट लिखते हैं, और यहाँ पे ग्राफिक के फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, खास करके ध्यान देना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये होता है कोई बात नहीं दोस्तों, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट, इसके लिए आपने ओवल लिया, फिर कनेक्टर यूज किया, एरो यूज किया, फिर यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम का यूज किया। पैरेललोग्राम का मतलब होता है इनपुट, तो आपने लिखा है यहाँ पे इनपुट ए। ठीक है, मान लीजिए ए बी को जोड़ना है, फिर यहाँ पे एक इनपुट किया आपने, इनपुट बी, इनपुट बी, फिर आपने यहाँ लिखा प्रोसेस, प्रोसेस मतलब ए प्लस बी जोड़ना है, फिर यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट फिर आएगा पैरेललोग्राम में, आउटपुट जो क्या है ए प्लस बी का, मतलब मान लीजिए सी था, सी इक्वल ए प्लस बी था, यहाँ सी, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा एंड, एंड। तो स्टार्ट करने के लिए ओवल, एरो कनेक्ट करने के लिए पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट के लिए रेक्टेंगल, प्रोसेस के लिए, और डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड यूज होता है ना, आपको पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज की क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं, यानी हिंदी में बोले तो इसके वर्गीकरण के बारे में समझा दीजिए, इसके वर्गीकरण के बारे में बता दीजिए, बताइए फटाफट। क्वेश्चन आया, इसके वर्गीकरण के बारे में बताइए, इसका वर्गीकरण क्या होता है? तो भैया देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपका होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन आता है, सेकंड जनरेशन की आवश्यकता नहीं है, तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल मतलब नेटवर्क इशू एक्चुअली है। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लूं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, रुक जाइए मैं चेक कर लूं अपने एंड से, है ना, बस एक मिनट। ठीक है, तो ये मैंने बोला आपको, यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन आता है लो लेवल लैंग्वेज में, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है ना, अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है? ठीक है, जान लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आता है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आता है, थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है, फिफ्थ में क्या आता है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहले इतना आप बना लो, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको किया है, इतना आप बना लो पहले फटाफट। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं फटाफट बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए, तो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है आगे देख लेते हैं। अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करिए, आपका लो लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट होता है, क्लोज टू द हार्डवेयर होता है, शुड हैव हार्डवेयर नॉलेज टू राइट प्रोग्राम। मतलब अगर लॉज आपको सीखना है तो आपको हार्डवेयर के सीखना होगा, आपको हार्डवेयर के साथ साथ ये मशीन डिपेंडेंट होता है, पूरी डिपेंडेंसी निर्भरता मशीन पे होती है, हार्डवेयर का नॉलेज होगा या प्रोग्राम लिख पाओगे। दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, वो आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, कोई समस्या तो नहीं दोस्तों, बोलो कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। चलिए आगे, मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन को लैंग्वेज को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, पहला पॉइंट।
जीरो का मतलब मैंने बोला ऑफ होता है, वन का मतलब ऑन होता है, वन का मतलब ऑन, जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है, जीरो का मतलब लो वोल्टेज होता है, वन का मतलब हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बोलो आई कि नहीं आई? ठीक है, बोलो भाई, आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में अगर आई तो अच्छी बात है ना? नो ट्रांसलेटर इज यूज, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती आप बताइए मुझे फटाफट। इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती दोस्तों क्योंकि डायरेक्टली मशीन समझता है। जैसे मैं आपकी लैंग्वेज को समझता हूँ, आप हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी? ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा होता, दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग चल रहा होता, तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती, मतलब मशीन इसको सीधे समझ रहा है। डिफिकल्ट टू राइट एंड मॉडिफाई, बिल्कुल सही आंसर कहा है यहाँ पे। इन प्रोग्राम्स को लिखने में कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, ये डिफिकल्टीज होती है इन प्रोग्राम्स को लिखने। मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मशीन पे टोटल निर्भर होते हैं प्रोग्राम, मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आया? यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट का मतलब वो मशीन पे निर्भर होते हैं, मशीन पे इसकी डिपेंडेंसी होती है, इसकी बात की गई यहाँ। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, डिटेल में डिस्कशन किया, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे लोग असेंबली लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज भी आपका लो लेवल लैंग्वेज है, तो भी आपका एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, और आगे बात करें अगर हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन क्या था, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था वो मशीन लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज था, तो ये आपका सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। मेनिमोनिक्स कोड इसे बोलते हैं, इंग्लिश में तो मेनिमोनिक्स लेकिन पढ़ते हैं नेमोनिक्स कोड, नेमोनिक्स कोड, नेमोनिक्स कोड राइट कोड्स। इसमें नेमोनिक्स कोड का पूछा है कि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से अंतर क्या है, तो आप कहेंगे मशीन लैंग्वेज जो होता है उसमें 0 1 यूज होता है, और इसमें क्या यूज होता है, इसमें आप कहेंगे होता है क्या, इसमें होता है नेमोनिक्स कोड यूज होता है इसमें, अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, क्या मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज में यूज नहीं होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में होता है। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर, उस ट्रांसफर जो असेंबलर होता है वो एक ट्रांसलेटर होता है दोस्तों। ठीक है ना, उसका होता है असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और ये मशीन डिपेंडेंट होता है। किस पे होती है, इसकी निर्भरता किस पे होती है, मशीन पे होती है। इतना बात आपको समझ में इशू है, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम? जनरेशन समझ में आ गया? बोले फटाफट, सेकेंड जीएल आपको समझ में आ गया दोस्तों? इसमें नेमोनिक्स कोड यूज होता है, इसमें असेंबलर होता है, ट्रांसलेटर क्या यूज होता है, असेंबलर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अभी आपने देखा था लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, अब हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, मुझे कोई बताएगा क्या, मुझे कोई इसका जवाब देगा क्या? बिल्कुल, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्टली मशीन समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन नहीं समझता है। जैसे अब हम कोई फ्रेंच लैंग्वेज लैंग्वेज कोई इजी टू राइट एंड मॉडिफाई, अगर मैं आपसे बोलूं हिंदी में कुछ लिखो तो आप इजीली लिख लोगे, इंग्लिश में कुछ लिखो तो आप लिख लोगे, लेकिन मैं बोलूं चलिए आप तमिल में लिखिए, आप मलयालम में लिखिए, आप तेलुगु में लिखिए, तो आपको नहीं आता, आप उर्दू लिखिए तो हो सकता है आपको ना आता हो। तो बस वही है कि इजी टू राइट एंड मॉडिफाई है, उस लैंग्वेज को यूज करते हैं। बस कहने का मतलब यहाँ पे यही है जो यहाँ पे मैं डिस्कस, जो मैं आपके पास सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। डज नॉट नीड ऑल्सो ऑफ हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज में क्या था लो लेवल लैंग्वेज में,
हार्डवेयर की का नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, बट हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर की नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज हाई, मतलब इससे आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हो, है ना। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है इन कंपैरिजन लो लेवल लैंग्वेज, इसके माध्यम से आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हो। टाइम टू राइट प्रोग्राम्स, यानी कि इन प्रोग्रामिंग को करने के लिए, इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, कम समय लगता है। कंज्यूम लेस टाइम टू राइट प्रोग्राम्स। ठीक है, 5 रियल अलाउ यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में ही 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है वो यूजर फ्रेंडली की सुविधा प्रदान करता है, यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज का मतलब होता है दोस्तों जिससे डायरेक्टली इंसान से जो इंटरेक्ट करे। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है। ये बताया था ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डायरेक्टली जब इंटरेक्ट करता है तो किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोलो, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे। प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम, मतलब इसमें प्रोग्राम को हम सीक्वेंस में लिखते हैं और जो किसी भी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक साबित होता है, मतलब बेसिक प्रोग्राम साबित होता है किसी प्रोग्रामिंग को करने के लिए। क्योंकि सारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, कौन से प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्ट्रान का मतलब क्या है, अल्गोल का मतलब क्या है, कोबोल, बेसिक, पास्कल, इसका मतलब के नाम है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। इन नामों को आपको याद रखना है, इन नामों को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पास्कल नाम था ब्लेस पास्कल का, उनके द्वारा डेवलप किया गया। सी डेनिस रिची, मतलब उनके नाम पर निकोलस बर्थ ने डेवलप किया था। सी को डेनिस रिची ने डेवलप किया, इसलिए फादर ऑफ सी डेनिस रिची कहे जाते हैं। फादर ऑफ सी किसे कहते हैं, डेनिस रिची को कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिसको आप नोट कीजिए, आप नोट कीजिए फटाफट। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम फटाफट यूज करिए, मतलब नोट करिए। आपके एग्जाम में आएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन का प्रयोग कहाँ होता था, आप कहेंगे साइंटिफिक पर्पस के लिए गणित क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, कोबोल यूज किया गया बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, हो गया नोट, नोट हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में ओप्स बोलते हैं। ओप्स आपके एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछता है कि ओप्स का फुल फॉर्म क्या है। ओप्स स्टैंड्स फॉर, कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। ओप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओप्स प्रोग्राम इज डिजाइंड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, ऐसा जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रोग्राम को हम बनाते हैं या बनाया जाता है। स्मॉल टॉक, अडा, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश किसके द्वारा डेवलप, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। देखो अडा जो है ना, इनके नंबर पड़ा था। अडा जो है, मैंने बोला लेडी अडा अगास्टा थी, लेडी अडा अगास्टा दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी, ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी, पहली प्रोग्रामर दोस्तों, पहली प्रोग्रामर फीमेल थी। तो इन्हीं के नाम पर बनाया गया अडा लैंग्वेज, जो कि यूएस के यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1975 में बनाया था।
ठीक है। जावा को जेम्स गोसलिंग ने बनाया था 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के साथ। सी हैश को माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में बनाया था, सन 2000 में। स्मॉल टॉक को एलन के एंड जेरेक्स पार्क ने मिलकर 1931 में बनाया था। ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए दोस्तों। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़े। आगे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। JSP फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज। ASP फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज। SQL फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL ये सारे हैं, फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, और साथ साथ लैंग्वेज के नाम भी है। किसके नाम है? लैंग्वेज के नाम भी है दोस्तों, लैंग्वेज के नाम। फुल फॉर्म नोट कर लिया? HTML, JSP, ASP, SQL, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलो आगे। ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स का मतलब होता है जो क्या करे, जो कन्वर्ट करे, जो चेंज करे, वो आपका ट्रांसलेटर्स होता है। ठीक है। ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। मतलब सोर्स कोड वह कोड होता है जो इंसान समझता है, जो मानव समझता है, मानव समझता है, हम आप समझते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड वह कोड होता है जो मशीन समझता है, मशीन समझता है। मशीन ओरिएंटेड कोड, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड जो इंसान समझता है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने का काम ट्रांसलेटर करता है। तीन प्रकार के ट्रांसलेटर है, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये तीन प्रकार के क्या है दोस्तों? ट्रांसलेटर। ठीक है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है? मशीन लैंग्वेज को वन बाई वन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है? एक बार में सारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। मतलब ये लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और ये कंपाइलर होल प्रोग्राम को, होल मतलब एक साथ, होल प्रोग्राम को मशीन में ट्रांसलेट करता है, मशीन में ट्रांसलेट करता है। मतलब सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइलर, वन बाई वन इंटरप्रेटर और असेंबली लैंग्वेज सिमिलर। बोलो इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? क्या नेटवर्क इश्यू बार बार आ रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताइए फटाफट। अगर कोई प्रॉब्लम हो जिससे आप फेस हो रहे हो, फटाफट बताइए दोस्तों, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मौसम बहुत ज्यादा खराब है ना, तो थोड़ा बहुत मान सकता हूँ मैं, मौसम खराब होने की वजह से। ओके, आगे बढ़े। सब आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा। असेंबलर के बारे में बताया गया है कि क्या होता है। एक लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बिल्कुल है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है भाई। जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? वो लो ही लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज ही तो है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स, एक सॉफ्टवेयर है असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, नेमोनिक्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यह आपका असेंबली होता है, असेंबली लैंग्वेज को इसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बोलो मेरी बात समझ में आई? आई होप माई फ्रेंड्स इट्स क्रिस्टल। आज पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझा दूंगा, जीरो से लेके पूरा एडवांस तक, जीरो से पूरा एडवांस तक समझाऊंगा, है ना?
इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आएगा, आएंगी चीजें, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। आगे आपका इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का क्या होता है? ट्रांसलेटर दैट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन, is found running some versions of basic where it translates one line of the program at time। बस आप इतना याद रखो, इतना आपको, आप इतना क्या रखो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन ही ट्रांसलेट करता है, एक लाइन ही ट्रांसलेट करता है बस एक बार में एक लाइन ही ट्रांसलेट करता है। ये हाई लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। आगे कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर होता है दोस्तों, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बीच में है, बट एक साथ सारे प्रोग्राम को समझ में आया? इसको नोट भी कर लीजिए। अच्छा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है माय फ्रेंड्स। अगर कोई समस्या हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए पहले, आप, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आप समझिए जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे है प्रोग्रामिंग एरर्स। प्रोग्राम में कुछ एरर्स आते हैं दोस्तों, जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एरर्स क्या होते हैं। बग के बारे में सुना है आपने? अगर प्रोग्राम में कोई एरर आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रोग्राम में जो एरर आता है बग के नाम से जानते हैं, बग्स causes अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं आते हैं, अलग आते हैं, कुछ और आते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं क्या? वो मैंने क्या बोला? ये भाई साहब देखिए कितना रो रहे हैं, ये भाई साहब कितना रो रहे हैं कि इनके कमरे में एरर आ गया। मतलब एरर मतलब बग होता है, जैसे आपने सोचा कि ये रिजल्ट आना चाहिए, कोई XYZ रिजल्ट आना चाहिए, XYZ कोई रिजल्ट आना चाहिए, बट ये ना आकर कोई ABC रिजल्ट आ गया, या ये नहीं है कुछ और आ गया, तो आप तो कोई एरर होता है, वही एरर कहलाता है। क्या कहलाती? वही एरर कहलाता है दोस्तों। तो बग्स को ही हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। causes unexpected result in a program is known as, ठीक है। कितने प्रकार के एरर्स होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है। सिंटैक्स एरर तब आता है जब कंपाइल करते हैं हमको, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मुझे कंपाइल के टाइम में जो आता है उसे क्या कहते हैं, तो आपके लिए सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम को रन कराते समय जो एरर आता है, बताइए क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर, ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? बग्स को हम एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पार्ट। आगे बढ़े, आप क्वेश्चन बना डिबगिंग क्या होता है, व्हाट इज डिबगिंग? किस चिड़िया का नाम है डिबगिंग? सीधी बात है, हमारे हमारे उसमें जो एरर आएगा, हमारे सिस्टम में जो एरर आएगा, उस एरर को हम रिजॉल्व करेंगे, और उसी रिजॉल्व करने की प्रक्रिया को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। प्रोग्राम को क्या करने के लिए दोस्तों? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो, हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो, उस बग को हटाते हैं। और इसी बग को हटाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को
डिबगिंग नाम से जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? डिबगिंग किसे कहते हैं? इतना समझ में आएगा डिबगिंग क्या होता है? ठीक है, तो आज का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा क्लास था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज का जो क्लास था, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट आप लोग। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप एक काम कर सकते हैं। सफलता का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, सफलता का जो ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। सफलता के ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में जो भी कोर्स आपको लेना हो, जो भी क्लास करनी हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा अभी तक? हम लोगों ने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का यूज क्या है ना? हम लोगों ने अभी तक सीखा लैंग्वेज का यूज क्या है, लैंग्वेज कैसे किसे कहते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, इस क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं, मतलब लैंग्वेज को कितने भाग में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आगे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ओके, बिल्कुल। आगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक। क्या होता है, ठीक है। आगे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजरल लैंग्वेज, अब फॉर्ट्रान, अल्गोल, बेसिक, पास्कल, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। इधर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये देख लीजिए आप। आगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में HTML, JSP, SQL, ये आपके नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होते हैं। इसको भी आप पेन डाउन कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पार्ट पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे ट्रांसलेटर्स का यूज क्या है, क्या होता है, ये मैंने बता दिया। असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, समझा दिया। प्रोग्रामिंग एरर्स मतलब बग आते हैं, वो क्या होता है, कितने प्रकार के एरर्स होते हैं बेसिकली। और उसके बाद डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट पे डिस्कस